नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। 9वीं भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक में दोनों देशों ने जलवायु, वित्त, बहुपक्षीय मुद्दों, कर निर्धारण और वैश्विक अर्थव्यवस्था समेत अनेक मुद्दों पर की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी निवेशकों को दिया निवेश का न्योता, तो अमेरिकी वित्त मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। कंबोडिया के नॉम पेन में आसियान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। 11वें सदस्य देशों के रूप में पूर्वी तिमोर को मिली मान्यता। कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से वर्तमान चुनौतियों का मिलकर समाधान करने का किया आह्वान। भारत के उपराष्ट्रपति सम्मेलन में भाग लेने कंबोडिया पहुंचे। यूक्रेन के खेरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी। रूस ने वापसी के दौरान यूक्रेन पर लगाया हमले के आरोप। सैनिकों की वापसी के बाद खेरसॉन के लोगों ने मनाया जश्न। यूक्रेन के कई अन्य शहरों में लड़ाई लगातार जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शर्म अल शेख पहुंचे। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी कर रही हैं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने डीकार्बनाइजेशन दिवस को किया संबोधित। पेरू के राष्ट्रपति पेट्रो कैस्टिलो के खिलाफ प्रदर्शन तेज। कैस्टिलो समर्थक भी विपक्षी दलों के खिलाफ उतरे सड़कों पर। राजधानी लीमा में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में निवेशकों को भारत आने का और निवेश करने का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का न्योता दिया। अमेरिकी निवेशकों से वित्त मंत्री के मुताबिक भारत दुनिया में निवेश के सबसे अच्छा गंतव्य है और दुनिया भर के निवेशकों को यहां निवेश करने से फायदा होगा। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन की दिल्ली में मुलाकात हुई और यह मौका था भारत अमेरिका आर्थिक वित्तीय साझेदारी की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उभरा है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन की मुलाकात दिल्ली में हुई। मौका था भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक का। इस मौके पर दोनों पक्ष जलवायु, वित्त, बहुपक्षीय मुद्दों, भारत की अध्यक्षता में G20 में भारत अमेरिका सहयोग, कर निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण सहित पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर दिया कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में महत्व देता है और उनके साथ पारंपरिक रूप से मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करता है। India deeply values its relationship with the United States as a trusted partner. We share a traditionally strong bilateral relationship underpinned with shared values, convergence of interests on wide-ranging issues and vibrant people-to-people contacts. Our strong ties are reinforced through significant and frequent interactions between Honorable Prime Minister of India and the President of the United States. वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देश अपने साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ कई विकासशील देशों द्वारा ऋण के बोझ को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Will help us work together to advance our shared goals, including mitigating the existential risk of climate change, evolving multilateral institutions, and addressing the debt burdens faced by many developing countries. Throughout the discussions, I hope we can be open, frank, and productive. We're
committed to strengthening our bilateral economic relationship with India and to deepening our level of cooperation. शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई इस भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं बैठक में जलवायु वित्त सहित पूरे भारत प्रशांत में आर्थिक समृद्धि का समर्थन करने में भी सहायक हो सकता है। भारत अमेरिका के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन का संकट जारी है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन की आहट भी है और जानकार इशारा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी भारत पूरी दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिख रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। ऐसे में अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी इस बात की ताकीद की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत बेहद जरूरी है। Democracies can deliver for our people. Then I'll turn to our leadership on global priorities. The trajectory of the global economy will be shaped by the work that India and the United States undertake together. The same is true for the prosperity and security of the Indo-Pacific. The U.S.-India relationship continues to grow. आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध करीब 120 बिलियन डॉलर का है। वहीं भारत का यूएस को निर्यात 2021-22 में बढ़कर 76 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में चीन का उभार और भारत प्रशांत क्षेत्र में उसकी गतिविधियों ने चिंताएं पैदा की हैं। ऐसे में अमेरिका भारत के आर्थिक संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं बैठक से इतर भारत अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेताओं और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ भारत अमेरिका व्यापार और आर्थिक अवसरों पर एक गोलमेज वार्ता भी हुई। अजय मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और मलेशिया में प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 19 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली और चुनाव में इस बार त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके 97 वर्षीय महातिर मोहम्मद मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड मलय नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता इस्माइल साबरी याकूब और इन सब के बीच राजनीतिक सुधारकों के पक्षधर रहे 75 वर्षीय अनवर इब्राहिम चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं। नियत समय से करीब 10 महीने पहले मलेशिया में चुनाव अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। 19 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए इस बार बहुकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके 97 वर्षीय महातिर मोहम्मद मैदान में कूद चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेता प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब अपने चुनावी अभियान को परवान चढ़ा रहे हैं। वहीं राजनीतिक सुधारकों में शामिल रहे 75 वर्षीय अनवर इब्राहिम भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की आस लगाए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दरअसल यूएमएनओ के नेतृत्व वाला बरिसन नेशनल गठबंधन 1957 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से देश की सत्ता पर काबिज रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते 2018 के चुनाव में उसे अनवर इब्राहिम के गठबंधन पख्तन हरपन से शिकस्त झेलनी पड़ी। आम चुनाव के बाद यूएमएनओ के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ा, जिसके बाद मलेशिया के लोगों के बीच बदलाव की उम्मीद जगी, लेकिन दल बदल के कारण 2020 की शुरुआत में पख्तन हरपन की सरकार गिर गई, जिसके बाद फिर से यूएमएनओ की सत्ता में वापसी हुई। पख्तन हरपन के सबसे वरिष्ठ नेता महातिर मोहम्मद साल 1981 से 2003 तक और साल 2018 से 2020 तक मलेशिया के पीएम रह चुके हैं। अपने आखिरी चुनाव अभियान की बात कहते हुए महातिर मोहम्मद जनता से एक पूरा कार्यकाल चाहते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने अपना आखिरी कार्यकाल पूरा नहीं किया था, इसलिए मैं जनता से इस बार अपने पूरे कार्यकाल के लिए फिर से मौका चाहता हूं। दरअसल दल बदल की वजह से 2020 में महातिर की सरकार गिर गई थी। 22 वर्षों तक एशिया के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले महातिर ने इस बार चुनाव में 121 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उनका गठबंधन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगा, इसकी संभावना काफी कम दिखती है।
प्रधानमंत्री के रेस में शामिल एक अन्य उम्मीदवार मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन हैं, जो नजीब रज्जाक सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे। इस चुनाव में यासीन बरसातू पार्टी का गठन कर चुनाव के मैदान में हैं। वे 2018 में धुर विरोध नेता रहे अनवर इब्राहिम के साथ मिलकर आम चुनाव में अपना परचम फहरा चुके हैं। 2020 में महातिर मोहम्मद के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने के बाद राजा ने यासीन को उनकी जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस वक्त मुहिद्दीन यासीन को यूएमएनओ और इस्लामिक दल PAS से समर्थन मिला था। मलेशिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने पिछले महीने संसद को भंग किए जाने का ऐलान करते हुए निर्धारित समय से पहले चुनाव की घोषणा कर दी थी। इस्माइल के समय से पहले चुनाव कराए जाने के फैसले को उनकी पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेहद साहसी फैसला बता रही है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि मलेशिया की जनता याकूब को एक मजबूत जनादेश के साथ फिर से सरकार चलाने का मौका दे। 19 नवंबर को 2 करोड़ से अधिक मलेशियाई जनता संघीय संसद में 222 सीटों और 3 राज्य विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए मतदान करेंगे। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान की वार्षिक बैठक कंबोडिया के नॉमपेन में औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सम्मेलन में समूह के 11वें सदस्य के रूप में 10 सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन 11वें देश के रूप में पूर्वी तिमोर को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे युवा देश है और 2002 में ये इंडोनेशिया से अलग हुआ था। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और वो वहां पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के वार्षिक सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत कंबोडिया में हुई। सम्मेलन में समूह के 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को सदस्यता देने को सैद्धांतिक रूप से सभी देशों ने मान्यता दे दी। दरअसल पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे युवा देश है, जो 2002 में इंडोनेशिया से अलग हुआ था। बयान के मुताबिक नोम पेन में आयोजित सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय नेताओं ने पूर्वी तिमोर को पर्यवेक्षक का दर्जा देने और आसियान की बैठकों और शिखर सम्मेलनों में भाग लेने का अधिकार देने पर सहमति जताई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 महामारी का असर कम होने के बाद अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एशियाई एकता को बनाए रखते हुए एक समुदाय के रूप में हमारे जुड़ाव को जारी रखना क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए एक अनिवार्य घटक है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान की अध्यक्षता संभाल रहा है। प्रधानमंत्री हुन सेन ने कहा कि आसियान क्षेत्र इस समय सबसे अनिश्चित दौर में है, इसलिए सभी सहयोगी सदस्य देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सतत विकास की वकालत करता है। बैठक से इतर कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने म्यांमार सरकार से देश के बढ़ते खूनी संघर्ष को रोकने के मकसद से एक शांति योजना को लागू करने पर जोर दिया। आसियान देशों ने पिछले साल अप्रैल में म्यांमार के साथ 5 सूत्री आम सहमति शांति योजना के लिए सहमति जताई थी, लेकिन जुंटा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आसियान के अधिकतर सदस्यों ने पिछले साल संयुक्त रूप से सहमति शांति योजना को लागू करने में विफल रहने के लिए म्यांमार के सैन्य शासकों को दोषी ठहराया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने 40वें और 41वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में कंबोडिया में अनौपचारिक वार्ता की। नोम पेन में आयोजित बैठक में कंबोडियाई प्रधानमंत्री के साथ साथ ब्रुनेई, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के अन्य देशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान, भारत और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंबोडिया के नोम पेन पहुंचे। उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। नोम पेन पहुंचते ही उपराष्ट्रपति एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कंबोडियाई कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य के जरिए महाभारत का मंचन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दरअसल आसियान भारत संबंधों की यह तीसरी वर्षगांठ भी है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया के। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पापा ये सब? माँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं यूरोपीय महाद्वीप की ओर। खेरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी प्रक्रिया शुक्रवार सुबह पूरी हो गई। खेरसॉन एकमात्र क्षेत्रीय ऐसा इलाका है जिस पर मॉस्को ने अपने हमले के दौरान कब्जा किया और इसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैनिकों की वापसी के दौरान यूक्रेनी सेना ने हिमर्स रॉकेट के जरिए उन पर हमला किया। इस सब के अलावा रूस ने और यूक्रेन ने अन्य शहरों पर अभी भी रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेन के खेरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह पूरी हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से वापसी के अपने अभियान को अंजाम दिया। खेरसॉन एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी है जिस पर मॉस्को ने अपने हमलों के दौरान कब्जा किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैनिकों की वापसी के दौरान यूक्रेनी सेना ने हिमर्स रॉकेट के साथ उन पर हमला किया। रात में यूक्रेन के नागरिकों के स्थानांतरण और सैनिकों को निप्रो नदी के बाएं किनारे पर स्थानांतरित करने में बाधा डालने की कोशिश की। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हिमर्स रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके 5 हमले किए। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को अभी भी खेरसॉन क्षेत्र को रूस के हिस्से के रूप में ही देख रहा है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन को करीब 1 महीने पहले खेरसॉन और 3 अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध कब्जे की खुशी मनाने पर कोई अफसोस नहीं है। खेरसॉन को रूस अब भी अपने हिस्से के रूप में ही देखता है। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान उसके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद समाप्त किया जा सकता है या फिर शांति वार्ता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन द्वारा उठाए गए कदम से फिलहाल शांति वार्ता संभव नहीं लगती है। उधर रूसी सैनिकों की वापसी से खुश खेरसॉन के लोगों ने जश्न मनाया। लोगों द्वारा रूसी बिलबोर्ड और झंडे को उतारते हुए देखा गया। यूक्रेनी सैनिकों ने अपने झंडे लहराकर जीत का इजहार किया। रूस के सैनिकों की वापसी की घोषणा के कुछ देर पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने खेरसॉन क्षेत्र की स्थिति को मुश्किल वाली करार दिया था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेनी बलों द्वारा दक्षिण क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 41 बस्तियों को मुक्त कराने का दावा किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि मुक्त कराए गए क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बस्तियों को मुक्त करा लिया गया है। मैं अपने सभी नायकों को धन्यवाद देता हूं जो आगे बढ़ना संभव बनाते हैं। सबसे पहले इमारतों, सामाजिक सुविधाओं, संचार, सड़कों, लोगों को रहने के लिए बुनियादी ढांचों को ठीक करना होगा। हालांकि खेरसॉन के मोर्चे पर यूक्रेन के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन यूक्रेन के अन्य शहरों में अभी भी रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी है। लेकिन रूस को यूक्रेन की सेना की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। शुक्रवार तड़के माइकोलीव पर हुए रूसी हमले में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए
रूस के 2 गुप्त ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 टैंकों सहित स्वचालित होवित्जर और 11 बख्तरबंद गाड़ियों को तहस नहस करने का दावा किया। और अब रुक करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। पेरू में पिछले 1 हफ्ते से राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के विरोधी उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के समर्थन में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालात यह है कि राजधानी लीमा की सड़कों पर दोनों पक्षों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को राष्ट्रपति के समर्थन में लीमा पर कब्जा का नारा लगाते हुए यूनियन वामपंथी दल के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय की तरफ प्रदर्शनकारी कूच कर गए। प्रदर्शनकारियों को एक चुनी हुई सरकार का इस तरीके से विरोध करना नागवार गुजर रहा है। राजनीतिक और आर्थिक दोहरे मोर्चे पर चुनौती का सामना कर रहे पेरू में प्रदर्शनकारियों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले भारी संख्या में प्रदर्शनकारी लीमा की सड़कों पर उतर आए। पिछले 1 हफ्ते से राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के विरोधी उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के समर्थन में प्रदर्शनकारी विपक्षी दलों के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दोनों तरफ से लीमा की सड़कों पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति के समर्थन में लीमा पर कब्जा का नारा लगाते हुए यूनियन वामपंथी दलों के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय की तरफ कूच कर गए। प्रदर्शनकारियों को एक चुनी हुई सरकार का विरोध करना नागवार गुजर रहा है। हम कांग्रेस को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस उन्हें परेशान कर रही है। लोगों ने उन्हें वैध रूप से चुना है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पेरू में संपत्ति के अंतर को कम करने का वादा करके कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद विपक्षी दलों द्वारा लगातार सरकार के प्रस्तावों को विफल किया जाता रहा। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस द्वारा कैस्टिलो को परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान भीड़ कई बार बेकाबू होती दिखी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। राष्ट्रपति कैस्टिलो के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। पेरू के राष्ट्रपति और वामपंथी नेता पेड्रो कैस्टिलो ने पिछले साल अप्रत्याशित जीत के बाद पद संभाला था। पेड्रो कैस्टिलो पर 6 आपराधिक मामलों में जांच चल रही है। हालांकि वे अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहते हैं। उनके विरोधी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पेड्रो कैस्टिलो से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब उनके समर्थक उनके समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। और अब बात अफ्रीकी महाद्वीप की। मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन का हल तलाशने के लिए मंथन जारी है, तो वहीं इस वैश्विक आयोजन के मद्देनजर पूरी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए काहिरा की जेल में बंद ब्रितानी मिस्री नागरिक आला अब्दुल अल फतेही का परिवार उनकी रिहाई की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लोग उनकी बिगड़ती हुई सेहत से चिंतित हैं और साथ ही साथ जेल से रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ मिस्र के तटीय शहर शर्म अल शेख में दुनिया के बिगड़ते मौसम और जलवायु परिवर्तन का हल तलाशने के लिए विश्व के अनेक नेता सिर जोड़कर बैठे हैं, तो दूसरी ओर काहिरा की एक जेल में कैद ब्रितानी मिस्री नागरिक आला अब्दुल फतेह के परिवार वाले उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंतित हैं। साथ ही उनकी जेल से रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। परिवार के लिए जलवायु परिवर्तन का ये सम्मेलन शायद सरकार पर दबाव बनाने के लिए कारगर हथियार साबित हो सके। इस बीच प्रशासन का हस्तक्षेप फतेह के परिवार वालों के लिए उम्मीद लेकर आया है। जेल की तरफ से बताया गया है कि फतेह के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। फतेह की मां इन दिनों हर दिन जेल का चक्कर काट रही है। हफ्तों बाद उन्हें अपने बेटे से संबंधित कुछ सकारात्मक संदेश मिला है। वो कहते हैं कि वह ठीक है और अंदर है। कल तक मैं यह बात सुनने के लिए तैयार थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं। उसने मुझसे साफ कह दिया है कि वह रविवार से पानी भी बंद कर देगा। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि वह जीवित है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे कहीं अस्पताल में रखा गया होगा। वह बहुत कमजोर स्थिति में है। मैं उसके सुरक्षित रहने की उम्मीद कर रही हूँ। मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि अगर वे उसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं
तो वह किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हालांकि दूसरी तरफ उनके वकील का आरोप है उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने नहीं दिया गया। प्रशासन ने अनुमति पत्र को किसी दूसरी तिथि का आवंटन बताकर मुलाकात को रद्द कर दिया, जबकि परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कैदी से मिलने की अनुमति की अवधि 1 सप्ताह तक थी। हमने आला को माफ करने के लिए राष्ट्रपति की क्षमा समिति में आवेदन किया, क्योंकि अदालत की सजा के कारण आला अपनी स्वतंत्रता से वंचित है। इसके लिए हमने मिस्र के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। हम वास्तव में चाहते हैं कि किसी को भी उनके द्वारा व्यक्त की गई राय के कारण उनकी स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए। हम चाहते हैं कि सभी को समान अवसर मिले। जेल में बंद अब्दुल अल फतेह वैसे तो अप्रैल से ही भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन रविवार से जेल त्यागने का फैसला किया है। हाल ही में मिली ब्रिटिश नागरिकता के बाद अल सीसी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी फतेह की रिहाई की मांग कर चुके हैं। ऋषि सुनक मिस्र के राष्ट्रपति के समक्ष मामले को उठा चुके हैं। दरअसल फतेह 2014 के तख्तापलट के दौरान अफवाह से झूठी खबरें फैलाने के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं। फतेह एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 2011 के आंदोलन में वो सुर्खियों में आए, जब लंबे संघर्ष के बाद मिस्र में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। जल्द ही से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अल सीसी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई, उन्हीं में फतेह भी शामिल थे। अब उनका परिवार विश्व समुदाय से अपने लाल को बचाने की गुहार लगा रहा है। हालांकि मिस्र की सरकार इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बता रही है। जानकारों का मानना है कि ऐसे जटिल मुद्दे पर सम्मेलन की मेजबानी कर अल सीसी अपनी सरकार की वैधानिकता और साख पर मुहर लगाना चाहती है, लेकिन आम लोगों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शायद उनका पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।